हेलो फ्रेंड्स, मादनी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी में क्लास 10th में लेसन 1 से लेकर 4 तक के एमसीक्यू करा दिए थे। आनुवंशिकता का सिद्धांत, जीव जनन कैसे करते हैं, नियंत्रण, जैव क्रम, ये चारों चैप्टरों के एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिए। अगर आप ना देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल साइंस के नाम से, उस पर जाके देख सकते हैं। उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आज हम लेंगे ऊर्जा के स्रोत से लेकर लास्ट तक के चैप्टर जितने भी बचे हुए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ये चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, इससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो यह है कांच की सीट। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा मेथेन CH4, इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। और ये दलदली स्थान धानों के खेत में मिलती है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ये सूर्य। सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फोर्थ है नाभिक की ऊर्जा के उपयोग में मुख्य समस्या क्या है? तो ये सी, उपयोग के बाद ईंधन को सुरक्षित निपटारा कैसे किया जाए, ये इसकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा, नाभिक की बम को अर्ध विस्फोटित करने पर ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में हो जाता है, तो कितना इसमें क्या होगा? ये होगा आपका 10-7 के, इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, वायु वाले दिन, गर्म दिन या बादलों वाले दिन? तो हम बादलों वाले दिन में इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सनलाइट नहीं मिलेगी ना। धूप वाले दिन मिलेगी, गर्म वाले दिन भी मिल जाएगी और वायु चलेगी तब भी, बट बादलों वाले दिन पर नहीं मिलेगी, तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका नाभिक की ऊर्जा है, इससे ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी गोबर गैस, कोयला, लकड़ी ये इसके हैं। थर्ड नंबर है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित कर देते हैं। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं है? तो ये वही है आपका नाभिकीय ऊर्जा, सी इज राइट आंसर, जो इसमें भी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी चैप्टर का ये भी, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेनमार्क को, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण किससे होगा? तो ये होता है सौर ऊर्जा से, जो कि हमें सूर्य से मिलती है, इसी से सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ए इज राइट आंसर ही हो जाएगा यहीं पे। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है, हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन अपक्रिया से ही सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देख लेते, ये दो ऑप्शन और है, ये मैं उसमें आपका ए इज राइट आंसर था। नेक्स्ट देखो, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जिनका जन्म मैंने आपको बताया था, जो पेड़ पौधे होते हैं लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले जो जमीन में दब गए थे, वनस्पतियां दब गए थे, उसी से इनका निर्माण होता है, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोल का, कोयले का। तो इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। मतलब इनका यूज अगर एक बार कर लिया तो दोबारा प्राप्त करने में बहुत साल लग जाते हैं। और नवीकरण में आपकी सारी ऊर्जा आती है, नाभिक की ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनका एक बार यूज करने से ही आसानी से हमें मिल सकती हैं, तो इन्हें नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। और अनवीकरण में जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन है, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये आते हैं। तो आपका क्या क्या है? प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन में आता है, पेट्रोल भी, कोयला भी, लकड़ी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है, खाना बनाने की गैस, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो खाना बनाने की गैस में आपका आंसर क्या होगा? एलपीजी। एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की एक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और मेथेन को आपको बताइए था, बायोगैस भी बोलते हैं इसे, और मार्स गैस भी कहते हैं। CH4 इसका सिंबल होता है, तो इसमें एलपीजी आएगा। सोलर सेल में उपयोग होने वाला प्रमुख तत्व है, तो ये क्या है? सिलिकॉन, जिसका सिंबल क्या होता है? SI, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड भी देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, और इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक
पूछा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट घटक क्या है आपका, ये मेथेन है, इसको तो अच्छे से रट लो, मेथेन। सिंबल पूछा जाए तो CH4। बायोगैस का मुख्य अवयव है, फिर देखो प्राकृतिक गैस के नाम से पूछा तब भी मेथेन आंसर था, बायोगैस से पूछेगा तब भी आपका क्या होगा, मेथेन ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, अभी मैंने आपको बताई थी। जिनका यूज करने के बाद वो हमें बहुत सालों में जिनका निर्माण होना मुश्किल ही होता है, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन। लकड़ी भी मिल जाएगी आराम से, सूर्य की ऊर्जा तो मिलती रहती है हमें, पवन, जीवाश्म ईंधन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों किस में आएंगे, नवीकरणीय में, जिनका यूज करने के बाद हमें आसानी से ये दोबारा मिल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गए। 10 नंबर देखो, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है इसमें, तो इसका बीच राइट आंसर। महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापांतर, जो जगह जगह पे ताप बदलता रहता है वो इसका तापीय ऊर्जा का कारण है। तापीय ऊर्जा, तापांतर, इस तरह से याद रख लेना। सौर सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सौर पैनल। स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, स्वच्छ का मतलब होता है जिससे हमें पॉल्यूशन ना मिले। क्लियर। तो ये हमारा CNG, इससे पॉल्यूशन नहीं होता तभी इसका यूज किया जा रहा है। बाकी पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, डीजल, इन सभी से होता है। तो CNG की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दिया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का प्रमुख घटक क्या होता है, जो रसोई घर में LPG का यूज करते हैं तो इसमें क्या चीज़ इसका प्रमुख घटक होता है, मतलब क्या मिला होता है, तो ये होता है ब्यूटेन। ये भी कई बार पूछा गया है, ब्यूटेन। क्लियर। और इसमें जो स्मेल आती है इसके लिए क्या मिलाया जाता है, मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाता है, क्या, मरकैप्टन, जिससे आपको गैस में स्मेल आती है, ये मिलाया जाता है जिससे आपको पता चल जाए तो गैस लीक तो नहीं हो रही, मरकैप्टन। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 40 नंबर, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जो समस्थानिक होते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किससे कहते हैं, इनमें के परमाणु क्रमांक समान हो वो समस्थानिक कहलाते हैं, और परमाणु भार जो ऊपर है 1, 2, 3 ये अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या, तो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। संभारक क्या होते हैं, जैसे जिनके नीचे समान हो परमाणु क्रमांक, ये अलग अलग हो, जैसे कैल्शियम का 20 ऊपर, ठीक है, पोटेशियम का भी, ये ऊपर का अगर समान होता है ना तो ये आपके संभारक, मतलब द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो ये क्या कहलाते हैं, संभारिक। पूछ ले जाते हैं, ये पहले 9th में बहुत पूछा जाता था, 9th क्लास का टॉपिक है, आ गया तो मैंने समझा दिया। तो इसका 14 का आंसर क्या होगा, ए। इसमें ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया था 1H1। तो कितने प्रोटॉन होंगे, जो परमाणु क्रमांक होते हैं इसी को प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। तो एक तो प्रोटॉन हो गया, और जो द्रव्यमान संख्या ये न्यूट्रॉन के बराबर होती है, तो एक न्यूट्रॉन हो गया 1H1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा में ऊष्मीय प्रभाव का कारण क्या होता है, तो ये हमारा अवरक्त किरण है। सौर कुकर के उपयोग में पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था, सौर कुकर तक। इसमें सूर्य की रोशनी से भोजन पकाया जाता है, एक पैनल होता है, इस तरह से पट्टी लगी होती है, डायग्राम में आप जब कभी डिटेल में बताऊंगे तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉर्नेडो, आंधी तूफान, इसका नाम है, ये अलग अलग नाम होते हैं हर जगह के। तो इसकी अधिकतम चाल हो सकती है, ये तूफान आता है तो इसकी 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। 18 ने जो बॉक्स नुमा सौर कुकर होता है, इसमें बॉक्स ये बना होता है, इसका ताप कितना होता है, टेम्परेचर, तो ये होता है 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक। और जो सूर्य की रोशनी मिलेगी, हीट होगा, तभी इसमें भोजन पक पाएगा। रात में आप इससे भोजन नहीं बना सकते क्योंकि सनलाइट नहीं होगी, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, बस ये फ़ायदा है आपका। बहते जल में कौन सी ऊर्जा होगी, तो पानी बह रहा है तो आप आराम से बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का क्या होता है, के से लिखते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, K = 1/2 mv²। जितनी भी ऊर्जा हैं सबकी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो 20, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत आपका वही है अनवीकरण नवीकरण, जो भी आपको समझाए थे मैंने। तो गैर परंपरागत का किसका नहीं है इसमें, ऊष्मा ऊर्जा। बाकी सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी, जल ऊर्जा, जिनका यूज आराम से कर लेते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, गैर परंपरागत, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा, 21 में आंसर आएगा आपका डी, यांत्रिक ऊर्जा।
ये नवीकरण और अनवीकरण जो आपको बताए थे वही है। ये तीनों नवीकरण में आते हैं, ये आपका अनवीकरण हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। 22 नंबर है हमारा, सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है। तो ये है नाभिकीय संलयन। अभी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, विखंडन नहीं है, इतने याद रखना। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, तो सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देगी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक सेलेनियम सौर सेल की दक्षता कितनी होती है ये, तो ये होती है 25% तक। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, नवीकरणीय आपको कई बार मैंने रिपीट कर दिया है, जो आराम से इनका यूज करके हमें आसानी से मिल जाते हैं, वो आते हैं नवीकरण में। तो आपका सूर्य ऊर्जा जो मिलती है सूर्य से, ये नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये लाखों करोड़ में बनते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। नवीकरण, अनवीकरण और गैर परंपरागत, परंपरागत जो मैंने आपको बताया था वो भी यही थे। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा आप आराम से बता लोगे, अब जिनका जो निर्माण होता है लाखों करोड़ों वर्षों में होता है, तो ये आपका कौन सा होगा, पेट्रोलियम। ठीक है, बाकी ये आराम से मिल जाते हैं सारी ऊर्जाएं। तो इस तरह से हमारे ऊर्जा के स्रोत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण, नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके देख लेते हैं। अब हमारा पर्यावरण के, अब ये हमारा पर्यावरण चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ उन्हें कहते हैं जो आराम से सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, और अजैव निम्नीकरण वो होते हैं जो सड़ते गलते नहीं और मिट्टी में नहीं मिलते, मतलब जैसे हैं वैसे ही रखे रहते हैं। तो एग्जाम्पल से पहचानो, घास, पुष्प, चमड़ा, ये सब क्या है, ये सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएंगे। सेकंड में घास, लकड़ी, प्लास्टिक। घास लकड़ी तो हो जाएगी पर प्लास्टिक जैसी है वैसी ही रहती है इसका, तभी तो कहते हैं कि प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, क्योंकि अगर जानवर वगैरह खा लेते तो जैसी है वैसी अंदर रहती है और उनकी मृत्यु हो जाती है जानवरों की। ठीक है, फलों के छिलके वगैरह, केक है, नींबू का रस है, ये भी सब सड़ गल के मिल जाते हैं, मिट्टी में खाद बन जाती है। केक, लकड़ी, घास ये भी हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन कौन से जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो फर्स्ट भी है, ए भी है, सी भी है और डी भी है। बी नहीं आएगा इसमें, बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार देख लो अच्छे से, ए, सी, डी तीनों जैव निम्नीय में आएंगे। ये घास, लकड़ी, प्लास्टिक नहीं आएगा क्योंकि ये मिलता नहीं है, प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। नेक्स्ट है हमारे, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो ये है घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाई, बकरी को मानव ने खा लिया। आहार श्रृंखला ऐसी तो बनती है, जैसे घास है प्रथम उत्पादक, उसको कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। ठीक है, फिर उसको कीड़े मकोड़े से कौन खाएगा, उसको मेढक खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को किसने खा लिया, मोर ने खा लिया, और मोर को किसने खा लिया, बाज ने खा लिया। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो वाज जो है, वाज वो सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है, सबसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है, और मानव है वो सर्वाहारी कहलाता है क्योंकि वो सभी को खा लेता है। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है। घास, कीड़े मकोड़े, ये मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया, मोर को वाज ने खा लिया। तो वाज सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है, याद रखना। ये हो गया। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से काम है जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता उससे। एक तो यही हमारा, बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाओ, ये भी सही है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, अभी बता ही दिया, क्योंकि बहुत से जानवरों की मृत्यु जाती है इससे। कार समाप्त हो जाने पर बल्ब, पंखे का स्विच बंद कर देना, इससे भी सही है। लाइट अगर एक्स्ट्रा खर्च होगी तो इससे भी पॉल्यूशन ही कम ही होगा। थर्ड है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। पैदल जाओगे तो इससे भी पॉल्यूशन नहीं होगा, अगर एक्टिवा वगैरह से जाओगे, स्कूटर से जाओगे तो पॉल्यूशन होगा। तो सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार इसके डी आएगा, तीनों ही सही है, किसी में भी पॉल्यूशन की इसमें नहीं दिखाया गया। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा, पौधे जंतु पर निर्भर रहते हैं किसके लिए, भोजन, जल, ऑक्सीजन या CO2 के लिए। तो ये रहते हैं CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्यों, क्योंकि उनको भोजन बनाने के लिए CO2 की जरूरत होती है, CO2 सनलाइट और पानी की। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो ये किसके द्वारा होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसमें क्या क्या जरूरत होती है, CO2 की, सनलाइट की और वाटर की। नेक्स्ट है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा
क्या होगा इसका? ये कहलाएगा सूर्य का प्रकाश। सबसे ज़्यादा इसी से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो प्राथमिक श्रेणी में आपका क्या आएगा? बकरी। घास से बकरी हो गया। नेक्स्ट है, मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को पुनः अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, तो ये होते हैं अपघटक। यही तो जो भी जानवर या पेड़ पौधे ये सड़ गल के जो मिल जाते हैं मिट्टी में, इन्हें सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? अपघटक। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, तो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? ये तीनों ही है, अपघटक भी और उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। उत्पादक जितने भी हरे पौधे हैं सब उत्पादक में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है, किसी पारतंत्र में होते हैं। पारतंत्र में क्या क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हों, तो वो क्या कहलाता है? जहाँ पर रहने के लिए अनुकूलन हो, तो वास स्थान कहलाएगा, मतलब रहने की यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ हों। नेक्स्ट है, किसी आवास का वह भाग जो किसी जाति विशेष के लिए अति उपयुक्त हो। किसी जाति विशेष के लिए हो तो क्या कहलाएगा? सूक्ष्मावास। तो इसमें सूक्ष्मावास आएगा, सॉरी इसमें वास स्थान आएगा। और किसी जाति विशेष के लिए हो तो सूक्ष्मावास, मतलब थोड़ी छोटी वाला स्थान। सूक्ष्म मतलब छोटा। गिद्ध क्या है? अपमार्जक है, क्योंकि ये जो जानवर वगैरह मर जाते हैं उनकी बॉडी को खाकर उन्हें फिनिश कर देता, तो अपमार्जक कहलाता है। ये सफाई करने का काम करता है। कौन सा कारक वास स्थान का जैविक घटक नहीं है? तो आप जैविक और अजैविक अच्छे से कर लो, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप आराम से कर लोगे। इतने ध्यान रखना कि जैविक घटक में सभी सजीव आते हैं। कौन से? सजीव। और अजैविक में सभी नॉन लिविंग आते हैं, निर्जीव। तो देखो, हरे पौधे भी सजीव हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव सब सजीव हैं, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ताप नहीं आएगा। ताप, मृदा, वायु ये सब आपके अजैविक घटक कहलाते हैं। क्लियर? पक्षियों का आवास यदि जटिल है तो जातियों की संख्या क्या होगी? तो अधिक होगी। जाति कैसी होगी? अधिक हो जाएंगी। 13 है, जीवधारियों को वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है, तो ये क्या कहलाता है? ये समष्टि कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। पारतंत्र बनता है, ये किससे बनता है पारतंत्र? ये बनता है अजैव वातावरण से, जैसे मृदा, वायु, ठीक है, ताप, ये सब अजैव में आते हैं। 50 नंबर, समुदाय से तात्पर्य है। समुदाय किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है डी, मानव जाति का एक स्थान पर समूह। मानव जाति का एक स्थान पर कोई समूह रहता है मिलकर, तो उसे बोलते हैं। जैव व्यवस्था का सही क्रम आपको बताना है 16 नंबर में, तो आपका क्या है? बी। पहले कोशिकाएं सेल होंगे, फिर आपका ऊतक बनेंगे, ठीक है, टिश्यू अंग फिर बनेंगे, फिर अंग तंत्र बनता है, फिर जीव का निर्माण होता है। ये भी पूछा गया कई बार। कोशिकाएं फिर ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर आप जीव का निर्माण हो जाता है। तो बी इज राइट आंसर। 17 है, कौन सा क्रम सही है? 17 में आपको पहचानना है, तो ये सी, जीव मंडल, कोशिका, कोशिका से ऊतक। क्लियर? नेक्स्ट है, संगठन बनाने में किसकी जरूरत होगी? तो बी, इकाइयों में समूह और प्रतिक्रिया होती है। इसके 2 क्वेश्चन और हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है 19 क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। हरे शैवाल क्या होते हैं? ये सोपोसी होते हैं, अपना वजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे, हरे शैवाल, तो ये सोपोसी में आते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। सहजीवी जो दोनों मिलकर एक दूसरे को सहायता करते हैं, जैसे कवक, शैवाल। और मृतजीवी तो ये मरे हुए होते हैं जो अब घटक बन जाते हैं। 20 नंबर आपका 20 में, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ये CO2 का यूज होता है। CO2 जितना यूज करेंगे उतनी कम होगी, कम होगी तो प्रदूषण भी कम होगा। ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन। इसमें आप ओजोन को याद रखना कि पर्यावरण को जो ओजोन लेयर है, अगर ये ना हो तो क्या होगा पृथ्वी पर? अगर ये ना हो तो परावैंगनिक किरणों से अगर रेज सीधी पृथ्वी पर आएंगी तो क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन एक ऐसी है जो हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। O3 इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
ये लास्ट चैप्टर और देख लेते हैं, फिर आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्टिंग के जो मैंने इससे पहले पार्ट 1 में करवा रखे हैं 4 चैप्टर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये लास्ट के इनमें से भी पूछे जाते हैं, पर इतने नहीं जितने कि स्टार्टिंग के चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोनों ही करने हैं, अच्छी अगर पर्सन बनानी है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें निम्नलिखित वस्तुएं दिखाई देती हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो हमें नेचुरल मिलते हैं, यानी प्रकृति में हमें खुद ही मिलते हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, तो कृत्रिम वो होते हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। तो देखो, जल नेचुरल है, आम का वृक्ष भी नेचुरल, बिल्ली भी नेचुरल ही है, कोई बनाता तो नहीं है प्रकृति से, ये खुद से प्रकृति की देन है। ठीक है, तो बिखरा हुआ कचरा जिसे मनुष्य ही करता है, तो ये आपका पहला है, संसाधन नहीं है। बाकी ये तीनों नेचुरल में आते हैं, तो पहला हो गया। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, ये भी आपका यही है, सेकंड वाला। तो देखो, ईंटें, पुल, सीमेंट, ये सब बनाए जाते हैं, नेचुरल नहीं है। गंगा नदी नेचुरल है, जो पानी है वो नेचुरली है। थर्ड है, भारत में किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कूल है। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो रहा है, ये कुल्हा, ठीक है, कुल्हा के नाम से पुकारा जाता है नगर सिंचाई परियोजना को। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। फोर्थ है, जल संग्रहण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो सी, वर्षा जल का संग्रहण करना, मतलब इकट्ठा करना वर्षा जल को, तो ये कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो निम्न के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए। किसके परिवर्तन के कारण, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया था। तो ये मृत शरीरों के द्वारा, सागर प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। 5th का डी आएगा, इसका तीनों ही आएंगे, प्राणियों के मृत शरीर, वनस्पतियों, ठीक है, सागरीय, मतलब जितने भी ये थे पेड़ पौधे जीव जंतु, सभी के सड़ने और गलने से लाखों करोड़ों वर्ष बाद इनका निर्माण हुआ। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये है ए, जल में अधजलीय लाशों का प्रवाहित करना, मतलब जल भी नहीं पाते उनको पानी में बहा दिया जाता है, उसी की वजह से ये कॉलीफॉर्म जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है। तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये तो हो ही गया, ए आंसर। किसी नदी के तट पर से जहाँ अनेक फैक्ट्रियाँ हों उसमें श्राप कर दिया था, अगर जल में प्रवाहित फैक्ट्रियों से जो भी मलबा वगैरह निकलता है पानी में बहा दिया जाता है। जल में इसमें पीएच मान 3.5 से 4.5 की परास में अम्लीय पाया गया। ये क्वेश्चन आगे तो मैं समझा दूँ कि 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और 7 हो तो उदासीन होता है। जैसे जल, जल का विलयन उदासीन कहा जाता है। और जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7, कई बार पूछा गया। तो फैक्ट्री में से कौन सी फैक्ट्री के बहिस्राव के कारण नदी के जल का पीएच मान कम हो गया है। तो ये होगा हमारा साबुन और अपमार्जक फैक्ट्री, इससे थोड़ा कम हुआ है। बाकी शीशे की बैटरी ये बनेगी, शीशा तो बहुत ही हानिकारक होता है, यानी लेड। नेक्स्ट है हमारा, नीचे देखिए सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो अभी आपको मैंने समझाया था, मिट्टी नेचुरल है, जल नेचुरल है, वायु भी नेचुरल है। विद्युत को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बड़े बड़े बांध में पानी रोक कर फिर विद्युत का निर्माण होता है, तो ये आपका आएगा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, सबसे तेजी से कौन घट रहा है। तो ये है वन, पेड़ पौधों की बहुत कटाई हो, काट रहे हैं सब लोग इसको, तो इसी से इनका सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई होने से वन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग उसकी जगह फैक्ट्रियाँ बना लेते, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है इस तरह से, जो कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कैसे स्वच्छ होगा। थर्ड है हमारा, प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि ये ऐसी उपयोगी वस्तु पदार्थ है जो, इसका आंसर होगा जो, कि प्रकृति की ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका आंसर ये भी होगा, मैंने आपको बता ही दिया, मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट है, यूरो सेकंड मानक किसके उत्सर्जन से संबंधित नियम है। तो इसका आंसर भी होगा गैसों के उत्सर्जन से। 5th नंबर है, गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, तो हुई थी 1985 में। नेक्स्ट देखो, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो ये चारों ऑप्शन होंगे इसके सही, 4th इज राइट आंसर, तीनों आएंगे। जैव विविधता की संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए भी, पारिस्थितिक स्थायित्व के लिए भी, तीनों ही इसके सही होंगे। 7 नंबर देखो, निम्न में से पारहितैषी क्रियाकलाप चुनना है आपको।
तो डी, सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। ये हो गया। 8th, गंगा जल प्रदूषण का कारण क्या है? ये भी डी है, सभी में कचरा, मल, उत्पादित रसायनों का बहा देना, शवों को बहाना, तो ये सभी आ जाएंगे। 9 नंबर है, चिपको आंदोलन में मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो ये ए, वन संरक्षण प्रयासों से समुदायों को शामिल करना। सभी लोग इसमें शामिल हो गए थे वन को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन क्या था कि लोग पेड़ से चिपक जाते, जब पेड़ को कोई काटने जाता था तो लोग पेड़ों से चिपक जाते, इसलिए इसका नाम रखा चिपको आंदोलन। और इसके सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्होंने ये चलाया था। नेक्स्ट देखो, ये तो हो ही गया चिपको आंदोलन का। फर्स्ट, जल संग्रहण की खाद्यान्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी राजस्थान में। प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण 3R तकनीक का तात्पर्य क्या है? तो ये ए, कम उपयोग करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो 3R का मतलब क्या? आर से पहला होगा रिड्यूज, पहले कम उपयोग करो, फिर रिसाइकल मतलब उसका दोबारा से पुनः यूज करो, पुनः चक्रण करो, ठीक है, फिर रीयूज। तो रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज, ये 3R हो गई ना। तो इसका स्टार्टिंग का प्रोसेस ऐसे चलेगा, सबसे पहले कम यूज करना, फिर रिसाइकलिंग करना, फिर पुनः उपयोग कर देना। एज राइट आंसर। 12 वनों के दावेदार स्टेक होल्डर हैं। तो ये है वन विभाग। जल संग्रह की कुलह तकनीकी अभी जस्ट आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश में है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये जीव संरक्षण हेतु किया जाता है। जो लोग जीवों की सुरक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं, उनको ये दिया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट्स कौन है? तो ये वन। जैव विविधता क्या होती है कि किसी एक ही जगह पे अलग अलग जातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हों, तो वो कहलाती है जैव विविधता। तो वन में आपको तरह तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे, तो इसलिए जैव विविधता के तप्त स्थल वन कहलाते हैं। और वैसे इसमें पूछा जाए तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी घाट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। ये एक पेज मिस हो गया था, जो हमारा पर्यावरण का मैंने आपको MCQ करवाया था, उसमें एक पेज मिस हो रहा था, इसको और देख लेते हैं फटाफट, फिर फिनिश करते हैं। जीव मंडल की उपयुक्त परिभाषा है। तो ये फर्स्ट, पृथ्वी और उसके वातावरण के बीच जो जीवधारी रहते हैं, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? जीव मंडल कहलाते हैं। इकोसिस्टम या पारतंत्र में शैवाल होते हैं, ये होते हैं उत्पादक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे के अंदर जैसे होता है वैसी तरह से उत्पादक ये कहलाते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है, क्यों? सी, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। और क्यों बना पाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट देखो, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाला जंतु सर्वाहारी होता है। प्रत्येक पोषण स्तर का मतलब होता है जो सभी, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, तृतीय, जो तीनों को सभी को खा लेते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे मानव, मनुष्य सभी को खा लेता है। 50 नंबर देखो, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, कौन कौन से? दोनों को मैंने अच्छे से बताया था आपको। बी, जैविक में सभी सजीव आते हैं, अजैविक में सभी निर्जीव आते हैं, जैसे ताप, मृदा, वायु। जैविक में आपके सभी जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे। 60 नंबर है, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? सर्वोच्च मांसाहारी, अपभक्षी या शाकाहारी? प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? शाकाहारी। 7, यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलोपित हो जाएं, मतलब गायब हो जाएं या विलुप्त हो जाएं, तो क्या होगा? सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। अगर हरे पौधे नहीं होंगे तो सभी मर जाएंगे। नेक्स्ट देखो, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली समष्टियों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समष्टि। 9 नंबर देखो, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों में क्या बनता है? तो ये बनता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। निम्न में से उत्पादक हैं, उत्पादक क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे घास। और इसका तो मैंने बता ही दिया था, सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। नीचे देखिए, श्रृंखला में आहार श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका आंसर होगा बी, टिड्डा और मेढक। टिड्डे को मेढक खा लेता है। उत्पादक को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्या क्या आवश्यकता होती है? तो डी, सभी। सूर्य की ऊर्जा भी चाहिए, मृदा से पानी भी चाहिए और CO2 भी चाहिए।
किसी वन में बाघों की संख्या कम हो जाए तो हिरणों की संख्या क्या होगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अगर बाघ नहीं होंगे तो कौन खाएगा, इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाएगी। 14 खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, तो प्रथम क्या है? ये पौधे। हरे पौधे कैसे होते हैं? शोपोसी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्लोरोफिल की वजह से। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चूहा। क्लियर? तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे बायोलॉजी के, वो सभी मैंने आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप दोनों से अच्छे से देख लेना, और इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे 100%। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।